सोवियत संविधान। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, पूंजीपति वर्ग का मताधिकार छीनना सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का एक आवश्यक और अपरिहार्य लक्षण नहीं है। और रूस में बोल्शेविकों ने, जिन्होंने अक्टूबर से बहुत पहले सर्वहारा तानाशाही का नारा दिया था, शोषकों के मताधिकार छीनने के बारे में पहले से कुछ नहीं कहा था। तानाशाही का ये पहलू किसी विशेष पार्टी की योजना के अनुसार सामने नहीं आया, ये संघर्ष के दौरान अपने आप ही उभर कर सामने आया। बेशक इतिहासकार कौत्स्की इस पर ध्यान देने में विफल रहे। वे ये समझने में विफल रहे कि जब मेंशेविक, जिन्होंने पूंजीपति वर्ग के साथ समझौता किया था, अभी भी सोवियतों पर शासन कर रहे थे, तब भी पूंजीपति वर्ग ने खुद को सोवियतों से अलग कर लिया, उनका बहिष्कार किया, खुद को उनके विरोध में खड़ा किया और उनके खिलाफ साजिश रची। सोवियत बिना किसी संविधान के उभरे और एक साल से भी अधिक समय तक, 1917 के वसंत से 1918 की गर्मियों तक, बिना किसी संविधान के अस्तित्व में रहे। उत्पीड़ितों के स्वतंत्र और सर्वशक्तिमान, क्योंकि यह सर्वव्यापी था, संगठन के खिलाफ पूंजीपति वर्ग का रोष, सोवियतों के खिलाफ पूंजीपति वर्ग द्वारा लड़ी गई बेईमान, स्वार्थी और घिनौनी लड़ाई, और अंत में कोनिलोव विद्रोह में पूंजीपति वर्ग, कैडेटों से लेकर दक्षिणपंथी समाजवादी क्रांतिकारियों तक, मिल्युकोव से लेकर केरेंस्की तक की प्रत्यक्ष भागीदारी, इन सब ने सोवियतों से पूंजीपति वर्ग के औपचारिक बहिष्कार का मार्ग प्रशस्त किया। काउत्स्की ने कोनिलोव विद्रोह के बारे में सुना है, लेकिन वह ऐतिहासिक तथ्यों और संघर्ष के उन तरीकों और रूपों का घोर तिरस्कार करता है जो तानाशाही के रूपों को निर्धारित करते हैं। वास्तव में तथ्यों की परवाह किसे करनी चाहिए जहां शुद्ध लोकतंत्र शामिल है। यही कारण है कि पूंजीपति वर्ग के अधिकारों के हनन की काउत्स्की की आलोचना इस तरह के मीठे भूलेपन से अलग है, जो एक बच्चे के लिए तो मार्मिक होगा, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए घृणित है जिसे अभी तक आधिकारिक तौर पर कमजोर दिमाग वाला नहीं माना गया है। अगर पूंजीपति खुद को सार्वभौमिक मताधिकार के तहत एक तुच्छ अल्पसंख्यक में पाते हैं तो वे अपने भाग्य से अधिक आसानी से समझौता कर लेंगे। आकर्षक है ना? चतुर कौत्स्की ने इतिहास में कई मामले देखे हैं और आमतौर पर जमींदारों और पूंजीपतियों के जीवन के अपने स्वयं के अवलोकन से पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हैं कि उत्पीड़ितों के बहुमत की इच्छा के साथ क्या होता है। चतुर कौत्स्की दृढ़ता से विपक्ष यानी संसदीय संघर्ष की वकालत करते हैं। वह शाब्दिक रूप से यही कहते हैं, विपक्ष। मेरे प्रिय विद्वान इतिहासकार और राजनीतिज्ञ, आपको ये जानकर कोई नुकसान नहीं होगा कि विपक्ष एक ऐसी अवधारणा है जो शांतिपूर्ण और केवल संसदीय संघर्ष से संबंधित है, यानी एक अवधारणा जो एक गैर क्रांतिकारी स्थिति से मेल खाती है, एक अवधारणा जो क्रांति की अनुपस्थिति से मेल खाती है। क्रांति के दौरान हमें गृहयुद्ध में एक क्रूर दुश्मन से निपटना पड़ता है और किसी छोटे बुर्जुआ का कोई प्रतिक्रियावादी जेरेमी जो ऐसे युद्ध से डरता है, जैसा कि कौत्स्की करता है, इस तथ्य को नहीं बदलेगा। निर्मम गृहयुद्ध की समस्याओं को विपक्ष के दृष्टिकोण से उस समय जांचना जब पूंजीपति कोई भी अपराध करने के लिए तैयार है। वर्साय के लोगों का उदाहरण और बिस्मार्क के साथ उनके सौदे का मतलब हर उस व्यक्ति के लिए होना चाहिए जो इतिहास को गोगोल के पेत्रुस्का की तरह नहीं मानता। क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग को मूड हेडेड काउंसलर काउत्स्की की तरह नाइटकेप पहनना चाहिए और पूंजीपति वर्ग को, जो दुतोव, क्रास्नोव और चेक प्रतिक्रांतिकारी विद्रोहों का आयोजन कर रहे हैं और तोड़फोड़ करने वालों को लाखों का भुगतान कर रहे हैं, कानूनी विपक्ष के रूप में देखना चाहिए। ओह, क्या गहराई है! कौत्स्की इस प्रश्न के औपचारिक, कानूनी पहलू में विशेष रूप से रुचि रखते हैं और सोवियत संविधान पर उनके विमर्श को पढ़ते हुए कोई भी व्यक्ति अनायास ही बेबेल के शब्दों को याद करता है, वकील शुद्ध प्रतिक्रियावादी होते हैं। वास्तव में कौत्स्की लिखते हैं, केवल पूंजीपतियों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। शब्द के कानूनी अर्थ में पूंजीपति क्या है? एक संपत्ति स्वामी। यहाँ तक कि जर्मनी जैसे आर्थिक प्रगति के पथ पर इतना आगे बढ़ चुके देश में, जहाँ सर्वहारा वर्ग बहुत अधिक है, सोवियत गणराज्य की स्थापना से लोगों के एक बड़े समूह को मताधिकार से वंचित किया जाएगा। 1907 में जर्मन साम्राज्य में 3 बड़े व्यावसायिक समूहों, कृषि, उद्योग और वाणिज्य में लगे लोगों की संख्या उनके परिवारों के साथ वेतनभोगी और वेतनभोगी कर्मचारियों के समूह में लगभग 35 मिलियन थी और स्वतंत्र समूह में 17 मिलियन थी। इसलिए एक पार्टी वेतनभोगी श्रमिकों के बीच बहुमत बना सकती है, लेकिन पूरी आबादी के बीच अल्पसंख्यक हो सकती है। ये काउत्स्की के तर्क विधि का एक उदाहरण है। क्या ये बुर्जुआ की प्रतिक्रांतिकारी शिकायत नहीं है? श्री काउत्स्की, आपने सभी स्वतंत्र लोगों को मताधिकार से वंचितों की श्रेणी में क्यों रखा है, जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि रूसी किसानों का भारी बहुमत मजदूरी नहीं करता है और इसलिए वे अपना मताधिकार नहीं खोते हैं। क्या यह मिथ्याकरण नहीं है?
विद्वान अर्थशास्त्री, आपने उन तथ्यों को क्यों नहीं उद्धृत किया जिनसे आप भली भांति परिचित हैं और जो 1907 के उन्हीं जर्मन सांख्यिकी रिटर्न में पाए जाते हैं जो खेतों के आकार के अनुसार कृषि में भाड़े के श्रम से संबंधित हैं। आपने इन तथ्यों को उद्धृत क्यों नहीं किया ताकि जर्मन मजदूर, आपके पैम्फलेट के पाठक, ये देख सके कि कितने शोषक हैं और जर्मन सांख्यिकी में दर्शाए गए किसानों की कुल संख्या की तुलना में वे कितने कम हैं। आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपके धर्मत्याग ने आपको पूंजीपति वर्ग का मात्र चाटुकार बना दिया है। कौत्स्की का तर्क है कि पूंजीवादी शब्द कानूनी रूप से एक अस्पष्ट अवधारणा है और कई पन्नों पर वो सोवियत संविधान की मनमानी के खिलाफ गरजता है। इस गंभीर विद्वान को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग को एक नया, मध्य युग के लिए नया बुर्जुआ संविधान बनाने और विकसित करने में कई सदियां लग जाएं, लेकिन वह चापलूस विज्ञान का प्रतिनिधि है, इसलिए वह हमें, रूस के मजदूरों और किसानों को कोई समय नहीं देगा। वह हमसे उम्मीद करता है कि हम कुछ ही महीनों में एक संविधान का अंतिम अक्षर तक पूरा काम कर लेंगे। मनमानी। जरा सोचिए कि इस तरह की निंदा में पूंजीपति वर्ग के प्रति कितनी गहरी नीचता और सबसे अयोग्य पांडित्य निहित है। जब पूंजीवादी देशों में पूरी तरह से बुर्जुआ और अधिकांशतः प्रतिक्रियावादी वकील सदियों या दशकों से सबसे विस्तृत नियम और कानून बनाते रहे हैं और मजदूरों पर अत्याचार करने, गरीब आदमी के हाथ पैर बांधने और आम मेहनतकश लोगों के रास्ते में हजारों तरह की रुकावटें खड़ी करने के लिए कानूनों और कानूनों की व्याख्याओं की दर्जनों और सैकड़ों किताबें लिखते रहे हैं, तो वहां बुर्जुआ उदारवादी और श्री काउत्स्की को कोई मनमानी नहीं दिखती। यही कानून और व्यवस्था है। गरीबों को दबाए रखने के सभी तरीके सोचे और लिखे गए हैं। हजारों बुर्जुआ वकील और नौकरशाह हैं, उनके बारे में काउत्स्की कुछ भी नहीं कहते, शायद इसलिए क्योंकि मार्क्स ने नौकरशाही मशीन को नष्ट करने को बहुत महत्व दिया था। वकील और नौकरशाह जो कानूनों की इस तरह से व्याख्या करना जानते हैं कि मजदूर और औसत किसान इन कानूनों की कटीली तारों वाली उलझनों को कभी नहीं तोड़ सकते। ये बुर्जुआ वर्ग की ओर से मनमानी नहीं है, ये लोगों का खून चूसने वाले घिनौने और स्वार्थी शोषकों की तानाशाही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शुद्ध लोकतंत्र है जो हर दिन और अधिक शुद्ध होता जा रहा है। लेकिन अब मेहनतकश और शोषित वर्गों ने, जो साम्राज्यवादी युद्ध के कारण सीमा पार अपने भाइयों से कटे हुए हैं, इतिहास में पहली बार अपनी सोवियतें स्थापित की हैं, उन लोगों को राजनीतिक निर्माण के काम में लगाया है जिन्हें पूंजीपति वर्ग ने दबाया, कुचला और बेवकूफ बनाया था, और खुद एक नया सर्वहारा राज्य बनाने में जुट गए हैं। उग्र संघर्ष की तपिश में, गृहयुद्ध की आग में शोषकों के बिना एक राज्य के बुनियादी सिद्धांतों को रेखांकित करना शुरू कर दिया है। सभी पूंजीपति बदमाश खून चूसने वालों का पूरा गिरोह काउत्स्की की प्रतिध्वनि के साथ मनमानी के बारे में चिल्लाते हैं। वास्तव में ये अज्ञानी लोग, ये मजदूर और किसान, ये भीड़ अपने कानूनों की व्याख्या कैसे कर पाएंगे? ये आम मजदूर शिक्षित वकीलों, पूंजीपति लेखकों काउत्स्की और बुद्धिमान पुराने नौकरशाहों की सलाह के बिना न्याय की भावना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्री काउत्स्की ने 28 अप्रैल 1918 के मेरे भाषण से ये शब्द उद्धृत किए, लोग स्वयं चुनाव की प्रक्रिया और समय निर्धारित करते हैं। और काउत्स्की, जो शुद्ध लोकतंत्रवादी हैं, इससे ये निष्कर्ष निकालते हैं, इसलिए इसका मतलब ये होगा कि मतदाताओं की हर सभा अपने विवेक से चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है। इस तरह मनमानी और सर्वहारा वर्ग के भीतर अवांछनीय विरोध से छुटकारा पाने का अवसर चरम पर पहुंच जाएगा। खैर, ये पूंजीपतियों द्वारा नियुक्त एक हैकर की बात से किस तरह अलग है, जो हड़ताल के दौरान मेहनती श्रमिकों पर अत्याचार करने वाले लोगों के बारे में चिल्लाता है जो काम करने के लिए तैयार हैं। शुद्ध बुर्जुआ लोकतंत्र के तहत चुनावी प्रक्रिया निर्धारित करने की बुर्जुआ नौकरशाही पद्धति मनमानी क्यों नहीं है? अपने सदियों पुराने शोषकों से लड़ने के लिए उठ खड़े हुए और इस हताश संघर्ष में शिक्षित और तैयार हो रहे लोगों के बीच न्याय की भावना बुर्जुआ पूर्वाग्रहों में पले बड़े मुट्ठी भर नौकरशाहों, बुद्धिजीवियों और वकीलों की तुलना में कम क्यों होनी चाहिए? काउत्स्की एक सच्चे समाजवादी हैं। परिवार के इस बहुत ही सम्मानित पिता, इस बहुत ही ईमानदार नागरिक की ईमानदारी पर संदेह करने की हिम्मत मत करो। वह मजदूरों की जीत, सर्वहारा क्रांति का एक उत्साही और आश्वस्त समर्थक है। वह बस इतना चाहता है कि मीठी मीठी बातें करने वाले, निम्न बुर्जुआ बुद्धिजीवी और रात की टोपी पहने हुए मूर्ख लोग पहले, जनता के आंदोलन शुरू करने से पहले, शोषकों के साथ भयंकर लड़ाई शुरू करने से पहले, और निश्चित रूप से गृहयुद्ध के बिना, क्रांति के विकास के लिए नियमों का एक उदार और सटीक सेट तैयार करें। गहरे नैतिक आक्रोश से जलते हुए, हमारे सबसे विद्वान जुदास गोलोवलेव जर्मन श्रमिकों को बताते हैं कि 14 जून 1918 को सोवियत संघ की अखिल रूसी केंद्रीय कार्यकारी समिति ने सोवियत संघ से दक्षिणपंथी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी और मेंशेविकों के प्रतिनिधियों को निष्कासित करने का संकल्प लिया।
यह उपाय, जुदास्काउत्स्की ने लिखा, जो पूरे महान आक्रोश से जल रहा था, निश्चित दंडनीय अपराधों के दोषी निश्चित व्यक्तियों के खिलाफ निर्देशित नहीं है। सोवियत गणराज्य के संविधान में सोवियत प्रतिनिधियों की प्रतिरक्षा के बारे में एक भी शब्द नहीं है। ये निश्चित व्यक्ति नहीं है, बल्कि निश्चित दल हैं जिन्हें सोवियत संघ से निष्कासित किया जाता है। हाँ, ये वास्तव में भयानक है, शुद्ध लोकतंत्र से एक असहनीय विचलन, जिसके नियमों के अनुसार हमारे क्रांतिकारी जुदास्काउत्स्की क्रांति करेंगे। हम रूसी बोल्शेविकों को सबसे पहले सविनकोव्स एंड कंपनी, लिबरडांस पोट्रासोव्स एंड कंपनी को प्रतिरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। फिर एक आपराधिक संहिता तैयार करनी चाहिए जिसमें चेक प्रतिक्रांतिकारी युद्ध में भागीदारी, या यूक्रेन में जर्मन साम्राज्यवादियों के साथ गठबंधन, या जॉर्जिया में अपने ही देश के श्रमिकों के खिलाफ दंडनीय अपराध घोषित किया जाए, और उसके बाद ही इस आपराधिक संहिता के आधार पर हम शुद्ध लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार सोवियत संघ से निश्चित व्यक्तियों को निष्कासित करने के हकदार होंगे। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि चेक, जिन्हें सविनकोव, पोत्रेसोव और लिबरडांस के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश और फ्रांसीसी पूंजीपतियों द्वारा सब्सिडी दी जाती है, और क्रास्नोव, जिन्हें यूक्रेनी और टिफ्लिस मेंशेविकों के माध्यम से जर्मनों से गोला बारूद मिलता है, वे चुपचाप तब तक प्रतीक्षा करते रहते जब तक कि हम अपने उचित आपराधिक कोड के साथ तैयार नहीं हो जाते, और शुद्धतम लोकतंत्रवादियों की तरह वे खुद को एक विपक्ष की भूमिका तक सीमित रखते। कौत्स्की के सीने में इस तथ्य से भी कम गहरा नैतिक आक्रोश नहीं जगा कि सोवियत संविधान उन सभी लोगों को मताधिकार से वंचित करता है जो लाभ कमाने के लिए मजदूरी करते हैं। कौत्स्की लिखते हैं, घरेलू मजदूर या सिर्फ एक मजदूर को काम पर रखने वाला छोटा मालिक सर्वहारा वर्ग की तरह रह सकता है और महसूस कर सकता है, लेकिन उसके पास वोट का कोई अधिकार नहीं है। शुद्ध लोकतंत्र से कितना अलग, कितना अन्याय। सच है, अब तक सभी मार्क्सवादियों ने सोचा था, और हजारों तथ्यों ने इसे साबित कर दिया है, कि छोटे मालिक भाड़े के श्रम के सबसे बेईमान और लालची शोषक थे, लेकिन हमारे जूस काउत्स्की छोटे मालिकों को एक वर्ग के रूप में नहीं लेते हैं। वर्ग संघर्ष के उस घातक सिद्धांत का आविष्कार किसने किया, बल्कि एकल व्यक्तियों, शोषकों के रूप में जो सर्वहारा वर्ग की तरह रहते हैं और महसूस करते हैं। प्रसिद्ध मितव्ययी एग्नेस, जिसे बहुत पहले मृत मान लिया गया था और दफना दिया गया था, काउत्स्की की कलम के नीचे फिर से जीवित हो गई है। इस मितव्ययी एग्नेस का आविष्कार और जर्मन साहित्य में कुछ दशक पहले उस शुद्ध लोकतंत्रवादी बुर्जुआ यूजेन रिक्टर द्वारा किया गया था। उन्होंने सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, शोषकों की पूंजी की जब्ती के बाद होने वाली अनगिनत आपदाओं की भविष्यवाणी की, और एक मासूमियत भरे अंदाज में पूछा, शब्द के कानूनी अर्थ में पूंजीवादी क्या है। उन्होंने एक गरीब मितव्ययी दर्जन मितव्ययी एग्नेस का उदाहरण दिया, जिसे दुष्ट सर्वहारा तानाशाह उसकी आखिरी पाई तक लूट लेते हैं। एक समय था जब सभी जर्मन सामाजिक जनवादी शुद्ध लोकतंत्रवादी यूजेन रिक्टर की इस मितव्ययी एग्नेस का मजाक उड़ाते थे। लेकिन वह बहुत बहुत समय पहले की बात है, जब बेबेल, जो अपनी पार्टी में कई राष्ट्रीय उदारवादियों के होने के बारे में काफी स्पष्ट और खुले थे, अभी भी जीवित थे। वह बहुत पहले की बात है, जब काउत्स्की अभी तक विद्रोही नहीं हुए थे। अब मितव्ययी एग्नेस फिर से छोटे मालिक के व्यक्तित्व में जीवित हो गई है, जो केवल एक मजदूर को काम पर रखता है और जो सर्वहारा की तरह ही रहता है और महसूस करता है। दुष्ट बोल्शेविक उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, उसे उसके वोट से वंचित कर रहे हैं। ये सच है कि सोवियत गणराज्य में निर्वाचकों की हर सभा, जैसा कि काउत्स्की हमें बताता है, अपने बीच एक गरीब छोटे मालिक को स्वीकार कर सकती है, जो, उदाहरण के लिए, इस या उस कारखाने से जुड़ा हो सकता है, अगर अपवाद के तौर पर वह शोषक नहीं है, और अगर वह वास्तव में सर्वहारा की तरह रहता है और महसूस करता है। लेकिन क्या कोई जीवन के ज्ञान पर, आम मजदूरों की एक अनियमित फैक्ट्री मीटिंग की न्याय की भावना पर भरोसा कर सकता है? कितना भयानक, बिना किसी लिखित संहिता के काम कर रहा है। क्या ये स्पष्ट रूप से बेहतर नहीं होगा कि सभी शोषकों को, उन सभी को वोट दिया जाए जो किराए के मजदूरों को काम पर रखते हैं, बजाय इसके कि मितव्ययी एग्नेस और छोटे मालिक जो सर्वहारा की तरह ही रहता है और महसूस करता है को मजदूरों द्वारा गलत ठहराए जाने की संभावना का जोखिम उठाया जाए। पूंजीपति वर्ग और समाज अंधराष्ट्रवादियों की वाहवाही के बीच घृणित पाखंडी बदमाशों को, शोषकों को मताधिकार से वंचित करने के लिए हमारे सोवियत संविधान का दुरुपयोग करने दें। ये ठीक है, क्योंकि यह यूरोप के क्रांतिकारी श्रमिकों और शेडेमैन और काउत्स्की, रेनाडेल और लोम्बुएट, हेंडरसन और रामसे मैकडोनाल्ड्स, पुराने नेताओं और समाजवाद के पुराने गद्दारों के बीच विभाजन को तेज और चौड़ा करेगा। उत्पीड़ित वर्गों का जनसमूह, वर्ग चेतन और ईमानदार क्रांतिकारी सर्वहारा नेता हमारे पक्ष में होंगे। ऐसे सर्वहारा वर्ग और ऐसे लोगों को हमारे सोवियत संविधान से परिचित कराना ही काफी होगा, ताकि वे तुरंत कह सकें, ये वास्तव में हमारे लोग हैं, यह असली मजदूरों की पार्टी है,
यह असली मजदूरों की सरकार है, क्योंकि यह उपर्युक्त सभी नेताओं की तरह सुधारों की बात करके मजदूरों को धोखा नहीं देती है, बल्कि शोषकों से सच्ची ईमानदारी से लड़ रही है, सच्ची ईमानदारी से क्रांति कर रही है और वास्तव में मजदूरों की पूर्ण मुक्ति के लिए लड़ रही है। ये तथ्य कि 1 साल के अनुभव के बाद सोवियतों ने शोषकों को मताधिकार से वंचित कर दिया है, ये दर्शाता है कि सोवियतें वास्तव में उत्पीड़ितों के संगठन हैं, न कि सामाजिक साम्राज्यवादियों और सामाजिक शांतिवादियों के, जिन्होंने खुद को पूंजीपतियों को बेच दिया है। ये तथ्य कि सोवियतों ने शोषकों को मताधिकार से वंचित कर दिया है, ये दर्शाता है कि वे पूंजीपतियों के साथ निम्न बुर्जुआ समझौते के अंग नहीं हैं, संसदीय बातचीत के अंग नहीं हैं, काउट्स्की, लोम्बोविट्स और मैकडोनाल्ड्स की ओर से, बल्कि वास्तविक क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के अंग हैं जो शोषकों के खिलाफ जीवन मरण का संघर्ष कर रहा है। कुछ दिन पहले, आज 30 अक्टूबर है, बर्लिन से एक जानकार कॉमरेड ने मुझे लिखा, काउट्स्की की किताब यहाँ लगभग अज्ञात है। मैं जर्मनी और स्विट्जरलैंड में अपने राजदूतों को सलाह दूंगा कि वे इस किताब को खरीदने और वर्ग चेतन श्रमिकों के बीच इसे मुफ्त में वितरित करने में हजारों की राशि बर्बाद न करें, ताकि इस यूरोपीय पढ़े साम्राज्यवादी और सुधारवादी समाज लोकतंत्र को कीचड़ में रौंद दिया जाए, जो लंबे समय से बदबूदार लाश बन चुका है। अपनी पुस्तक के अंत में पृष्ठ 61 और 63 पर श्री काउट्स्की इस तथ्य पर कटुतापूर्वक दुख व्यक्त करते हैं कि नया सिद्धांत, जैसा कि वे बोल्शेविज्म कहते हैं, मार्क्स और एंगेल्स के पेरिस कम्यून के विश्लेषण को छूने से डरते हैं, उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड जैसे पुराने लोकतंत्रों में भी समर्थक पाता है। काउट्स्की के लिए ये समझ से परे है कि इस सिद्धांत को जर्मन सामाजिक लोकतांत्रिकों द्वारा कैसे अपनाया जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है, क्योंकि युद्ध के गंभीर सबक के बाद क्रांतिकारी जनता शेडेमान और काउट्स्की से ऊब चुकी है। काउट्स्की लिखते हैं, हम हमेशा लोकतंत्र के पक्ष में रहे हैं, फिर भी हमसे अचानक इसका त्याग करने की अपेक्षा की जाती है। हम सामाजिक लोकतंत्र के अवसरवादी हमेशा सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के विरोधी रहे हैं, और कोल्ब और कंपनी ने बहुत पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी। काउट्स्की यह जानता है और व्यर्थ ही उम्मीद करता है कि वह अपने पाठकों से यह स्पष्ट तथ्य छिपा पाएगा कि वह बर्नेस्टीन और कोल्ब के समूह में वापस आ गया है। हम क्रांतिकारी मार्क्सवादियों ने कभी भी शुद्ध बुर्जुआ लोकतंत्र को अपना आदर्श नहीं बनाया। जैसा कि ज्ञात है, 1903 में प्लेखानोव एक क्रांतिकारी मार्क्सवादी थे, बाद में उनके दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ ने उन्हें रूसी शेडेमैन की स्थिति में खड़ा किया। और उस वर्ष प्लेखानोव ने हमारी पार्टी कांग्रेस में, जो उस समय अपना कार्यक्रम अपना रही थी, घोषणा की कि क्रांति में सर्वहारा वर्ग, यदि आवश्यक हो, तो पूंजीपतियों को मताधिकार से वंचित कर देगा और किसी भी संसद को तितर-बितर कर देगा जो प्रतिक्रांतिकारी पाई जाती है। यह मार्क्सवाद के अनुरूप एकमात्र दृष्टिकोण है। यह मार्क्स और एंगेल्स के उन कथनों से भी किसी को स्पष्ट हो जाएगा जिन्हें मैंने ऊपर उद्धृत किया है। यह मार्क्सवाद के सभी मूल सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से पालन करता है। हम क्रांतिकारी मार्क्सवादियों ने कभी भी जनता के सामने ऐसे भाषण नहीं दिए जिन्हें सभी राष्ट्रों के काउट्स्कीवादी देना पसंद करते हैं। हम बुर्जुआ वर्ग के सामने झुकते हैं, बुर्जुआ संसदीय प्रणाली के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं, आधुनिक लोकतंत्र के बुर्जुआ चरित्र के बारे में चुप रहते हैं और केवल इसके विस्तार की मांग करते हैं, केवल ये कि इसे इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए। हमने पूंजीपतियों से कहा, तुम शोषक और पाखंडी लोग लोकतंत्र की बात करते हो, जबकि हर कदम पर तुम उत्पीड़ित लोगों को राजनीति में भाग लेने से रोकने के लिए हजारों अवरोध खड़े करते हो। हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं और इन लोगों के हित में तुम्हारे बुर्जुआ लोकतंत्र के विस्तार की मांग करते हैं, ताकि लोगों को क्रांति के लिए तैयार किया जा सके और शोषकों को उखाड़ फेंका जा सके। और अगर तुम शोषकों ने हमारी सर्वहारा क्रांति का प्रतिरोध करने की कोशिश की तो हम तुम्हें बेरहमी से दबा देंगे, हम तुम्हें सभी अधिकारों से वंचित कर देंगे, उससे भी बढ़कर हम तुम्हें रोटी भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे सर्वहारा गणराज्य में शोषकों के पास कोई अधिकार नहीं होगा, उन्हें आग और पानी से वंचित रखा जाएगा, क्योंकि हम वास्तव में समाजवादी हैं, न कि शेडमैन या काउट्स्की के तरीके से। यही बात हम क्रांतिकारी मार्क्सवादियों ने कही है और कहेंगे, और यही कारण है कि उत्पीड़ित लोग हमारा समर्थन करेंगे और हमारे साथ रहेंगे, जबकि शेडेमान्स और काउट्स्की विद्रोहियों के दलदल में बह जाएंगे।